नमस्कार दोस्तों। आइए तो हम इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज से, क्योंकि हम लोगों का पीटी 28 मई को है और एक महीने हम लोगों के पास अब समय बचा है। इसलिए समय न बर्बाद करते हुए प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि परजीविता और परभक्षण, ठीक है। इसमें आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है, परजीविता और परभक्षण के मध्य निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए, ठीक है। परजीविता और परभक्षण के मध्य अंतर पूछ रहे हैं। तो यदि हम परजीविता क्या है, परभक्षण क्या है, इसको यदि सम्यकतया अच्छे प्रकार से जान लेते हैं तो हम इसका जवाब आसानी से दे देंगे, ठीक है। तो आइए हम क्रम से जानते हैं। अगर आपको भी अच्छे से तैयारी करना है तो आप भी कापी किताब लेकर के साथ में बैठें और जो मैं बताता हूँ उसको नोट करते चलिए, ठीक है। देखिए, परजीविता क्या है। परजीविता की यदि बात की जाए, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो परजीविता है, ठीक है, और दूसरा परभक्षण है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो परजीविता है ना, पहली बात ये परजीविता और परभक्षण है क्या, इसको जान लीजिए। जो परजीविता और परभक्षण है, ये दो प्रजातियों के मध्य में क्या है, एक अंतःक्रिया है, ठीक है। अंतःक्रिया दो प्रकार की हो सकती है, एक तो सकारात्मक हो सकती है पॉजिटिव, और एक नकारात्मक नेगेटिव, ठीक है। दो प्रकार से हो सकती है। तो ये जो परभक्षण और परजीविता है, ये दोनों नकारात्मक जैविक अंतःक्रियाएं हैं, ठीक है। कैसी अंतःक्रिया है, तो नेगेटिव अंतःक्रिया है, ठीक है। अर्थात इससे मतलब ये अंतःक्रिया मतलब होता है संबंध। तो इसमें जब दो प्रजातियों के मध्य में संबंध बनेगा तो उसमें से एक को तो लाभ होगा किंतु दूसरे को नुकसान होगा, ठीक है। नकारात्मक का अभिप्राय यही है। अब देखिए, परजीविता क्या है। तो परजीविता जो होती है ना, यह एक परजीवी और परपोषी के बीच की अंतःक्रिया है, ठीक है। परजीवी और परपोषी, परजीवी प्लस परपोषी। अब आपके मन में होगा कि भाई साहब ये परजीवी और परपोषी क्या है, ठीक है। तो परजीवी, आप अपने गांव में कोई वृक्ष देखे होंगे और आपको अवश्य ही कोई ना कोई ऐसा वृक्ष जरूर दिखाई दिया होगा जिस पर एक तो बड़ा पेड़ लगा हुआ है और उसी पेड़ पर एक पौधा और उग जाता है, ठीक है। मान लीजिए आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष पर ही नीम का वृक्ष उग जाए, ठीक है। तो ये तो आपने हो सकता है कहीं देखा हो। तो वहाँ पर जो नीम है ना, नीम तो छोटा है, आम के ऊपर उगा हुआ है, इसलिए वो परजीवी है, ठीक है। क्या है, परजीवी। और जो आम है वह परपोषी है। परपोषी मतलब दूसरे का पोषण करने वाला, ठीक है। और परजीवी का अर्थ है कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाला, ठीक है। तो नीम यहाँ पर आम के ऊपर निर्भर है कि नहीं है, निर्भर है, इसलिए क्या हो जाएगा, नीम परजीवी हो जाएगा और आम परपोषी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, दूसरा उदाहरण है जैसे कि आप हैं, ठीक है। आपके सर में कुछ हो कीड़े, मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ, कोई भी हो, आप जब छोटे थे तो आपकी मम्मी जी आपके बाल में से कुछ निकालती थी, वो भी क्या है, परजीवी है, ठीक है। एक जीव रहता था, जूं जिसे कहते हैं, उसे निकालती थी ना, तो वो भी परजीवी, क्योंकि वो आपके ऊपर आश्रित रह रहा है और आप क्या कर रहे हैं, उसको पोषित कर रहे हैं, ठीक है। अतः आप परपोषी हो गए। तो इसी प्रकार के अनन्य उदाहरण हैं। हमने आपको ये बात समझा दी। अब देखिए,
ये जो परजीविता है परजीवी और परपोषी के मध्य अंतः क्रिया है। ठीक है, अब आप स्वयं सोचिए कि जो परजीवी और परपोषी है ना, इसमें हानि किसको पहुंचती है? ठीक है, परजीवी को हानि पहुंचेगी क्या? कभी नहीं पहुंचेगी। परजीवी तो दूसरे का लाभ उठा रहा है ना, खून चूस रहा है। जैसे कि जो आपके सर में है वो आपका खून चूस रहा है ना, तो उसको हानि थोड़ा ना होने वाली है। हानि किसको होती है? हानि होगी परपोषी को। समझ में आया? तो याद रखिए, परजीविता परजीवी और परपोषी के मध्य संबंध है, तथा इसमें क्या होता है कि जो परजीवी है वह परपोषी के को हानि पहुंचाकर जीवित रहता है। ठीक है, किंतु जो परजीवी है वो परपोषी की मृत्यु का कारण नहीं बनता है। ऐसा थोड़ा ना कि जूं जो है आपका खून पी रहा है तो उससे आपकी मतलब किसी की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा थोड़ा ना हो रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पर एक जो परजीवी होता है वह परपोषी की मृत्यु का कारण नहीं बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी प्रकार बस आपको यही 2-3 पॉइंट याद रखना है इसमें। इसी प्रकार का एक परभक्षण नाम का भी संबंध होता है। ठीक है, परभक्षण भी 2 प्रजातियों के मध्य अंतःक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो 2 प्रजाति होते हैं, 2 प्रजातियों में जो सबल होता है, सबल मतलब अधिक बल वाला, ठीक है, वो दुर्बल से क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। अर्थात सबल जो है वो दुर्बल को मार देता है। बात समझ में आई? तो परभक्षण में क्या होता है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो दुबले को मार करके पोषण प्राप्त करता है। जैसे शेर हो गया और हिरण हो गया। ठीक है, क्या क्या हो गया? शेर सबल है कि नहीं है? वो हिरण को मार देता है, तो ये परभक्षण हो गया। ठीक, पर मतलब होता है दूसरे का, भक्षण मतलब खाना, दूसरे का भक्षण करके खाना ही परभक्षण कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पर एक प्रजाति क्या करती है, अपने शिकार को आहार के लिए मार देती है। ठीक है, जो मारता है उसे परभक्षी कहते हैं। याद रखिए, तो हमने आपको ये बातें बता दी है। एक पॉइंट और आप लोग नोट कर लेंगे कि जो परजीविता है, परजीविता में दुर्बल अर्थात जो जूं है, ठीक है, या जो नीम है, वो आम से या मनुष्य से क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। अर्थात नीम आम से पोषण प्राप्त करता है, जूं मनुष्य से क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। तो यहाँ दुर्बल सबल से पोषण प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और जो परभक्षण है, परभक्षण में जो सबल है, ठीक है, अधिक बल वाला, वो क्या कर रहा है? दुर्बल से पोषण प्राप्त कर रहा है। ठीक है, सिंह क्या है? सबल है, और जो हिरण है वो दुर्बल है, तो उसको मार करके पोषण प्राप्त कर लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, यदि अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा है कि परजीविता और परभक्षण के मध्य निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। एक परजीवी शिकार को मार देता है। ठीक है, यहीं पर गलत बात हो गई, क्योंकि परजीवी शिकार को नहीं मारता है भाई साहब। परजीवी परपोषी को हानि नहीं पहुंचाता है, ना ही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, नहीं, परजीवी जो है वो परपोषी को हानि तो पहुंचाता है किंतु उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनता है। ठीक है, उसको मारता नहीं है। इसके बाद क्या हो जाती है? यहाँ पर गलत हो जाती है। आगे, परजीविता परजीविता में दुर्बल सबल से पोषण प्राप्त करता है, जबकि परभक्षण में सबल दुर्बल से पोषण प्राप्त करता है। एकदम सही बात है। ये हमने आपको बताया ही कि जो परजीविता है, परजीविता में दुर्बल, ठीक है, सबल से पोषण प्राप्त करता है, और जो परभक्षण है इसमें सबल दुर्बल से पोषण प्राप्त करता है। कोई कठिनाई वाली बात है ही नहीं, इसलिए कथन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलें आगे। यदि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे। चलिए, दूसरा कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता। जो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता होती है उसे हम जीपीपी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जीपीपी। अरे जीपीपी का अभिप्राय क्या है? तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब देखिए, ये जो सकल प्राथमिक उत्पादकता होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में यदि हम बताएं तो ये जो वृक्ष है ना, वो जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उस प्रकाश संश्लेषण के समय उनके द्वारा जो कार्बन की उत्पादन की जाती है उसे ही सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, इसको यदि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के समय वृक्षों द्वारा उत्पादित कार्बनिक तत्व की दर होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के समय वृक्षों द्वारा उत्पादित कार्बनिक तत्व की दर होती है। समझ में आया? जब प्रकाश संश्लेषण के समय वृक्ष क्या करते हैं? कार्बनिक तत्वों की उत्पादन करते हैं, उसी को ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो जीपीपी हो गया। ठीक है, अब जीपीपी में से क्या कर दीजिए आप, -r कर दीजिए। ठीक है, जीपीपी -r। ठीक है, जीपीपी -r। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो समय पर आप ध्यान न दें, आपको बहुत अच्छी बातें बताई जा रही हैं। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और लेकिन समय पर आप ध्यान न दें, समय तो बीतता रहता है, बर्बाद भी होता रहता है, लेकिन यदि सार्थक समय कहीं पर लग रहा है तो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। चलिए, तो जीपीपी में से यदि क्या कर दें, -r कर दें तो एनपीपी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एनपीपी। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आया? ये क्या होती है? तो अब मतलब आपके मन में प्रश्न होगा कि जीपीपी में से आपने r माइनस किया है, ये r क्या होती है? ठीक है, तो r का मतलब होता है श्वसन, अर्थात जब वृक्ष क्या कर रहे थे, सकल प्राथमिक मतलब जब वो उत्पादन कर रहे थे तो उनके द्वारा जो श्वसन किया गया था ना, उसी को हमने क्या कर दिया है? घटा दिया है, और घटाने से क्या प्राप्त होता है? एनपीपी प्राप्त होता है। आपके मन में प्रश्न होगा कि एनपीपी क्या होता है? तो एनपीपी के बारे में यदि कहा जाए तो यह जो परपोषी है, ठीक है, तो परपोषी कौन हो सकते हैं? तो जो दूसरों के द्वारा नहीं, जो दूसरों को पोषित करते हैं। ठीक है, उनके लिए यह बायोमास की मात्रा होती है। क्या होती है? बायोमास की मात्रा होती है। परपोषितों के उपभोग के लिए यह उपलब्ध बायोमास है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए, एनपीपी बराबर परपोषितों के लिए क्या होती है? उपलब्ध बायोमास की मात्रा होती है। बात समझ में आई? परपोषितों के उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास होती है। चलिए, आपने लिख लिया होगा। अब देख लीजिए, ये जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है, जैसे आपने जीडीपी कभी निकाला होगा, यदि इकोनॉमी पढ़े होंगे तो जीडीपी आपने निकाला होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे ये टेस्ट पूरा हो जाएगा, उसके पश्चात मैं उसको प्रारंभ करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पर क्या होता है कि
एक घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उन्हीं के बाजार मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार कुछ इसका भी कॉन्सेप्ट है कि एक निश्चित क्षेत्र में जो पादप प्रजातियां होती है ना, उनके द्वारा उत्पादित क्या होता है, ये जीपीपी होता है। ठीक है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। और ये भी क्या करता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के देश हैं, ठीक है, उनकी अपनी अपनी जीडीपी जो होती है वो अलग अलग रहती है। उसी प्रकार यहाँ पे जो जीपीपी है ना, वह अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में अलग अलग होगा। ठीक है, कुछ पौधे अधिक उत्पादन करेंगे, कुछ कम उत्पादन करेंगे। ठीक है, इन सब बातों को याद रखना है। अब देखिए, ये जो संपूर्ण जीव मंडल है ना, उसकी नेट प्राथमिक उत्पादकता कितना रहा है, तो इसके बारे में बताया गया है कि 170 बिलियन टन रहा है। कितना रहा है, 170 बिलियन टन रहा है, जिसमें से समुद्र की बात करें तो समुद्र से 55 बिलियन टन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जबकि समुद्र क्या है, लगभग 71% भाग को ढक लिया है, और स्थल भाग क्या है, वह सिर्फ 29% भाग पर ही आच्छादित कर पाया है। ठीक है, तो याद रखिए कि समुद्र में कम है और स्थल भाग में कार्बनिक तत्वों की उत्पादन दर अधिक है। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर होती है। वाह, देख लीजिए कैसे घुमा करके पूछ लिया है। आप तो पढ़े हुए हैं कार्बनिक, ठीक है, किंतु इसने अकार्बनिक भी दे दिया है, और ये अकार्बनिक पद के द्वारा ही क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि ये क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता जो है वो कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर होती है, अकार्बनिक की नहीं होती है। इसीलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा, नेट प्राथमिक उत्पादकता परपोषितों के उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास होती है। ये ऑप्शन सही हो जाता है हमारा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी तरीके होते हैं। ठीक है, कोयले की धुलाई करना, सही बात है। देखिए, हम लोग हमारे यहाँ जो कोयला है उसको कूटने से पहले, ठीक है, जब उसको कूटा जाता है, उसका चूर्ण बनाया जाता है, उससे पहले उसको धो दिया जाता है। ठीक है, क्यों धो दिया जाता है, क्योंकि एक फ्लाई ऐश उत्सर्जन होता है, उसी फ्लाई ऐश उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या कर दिया जाता है, कोयले को चूर्ण बनाने से पहले धो दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, पहला वाला। और खुली चूल्हा भट्टियों के स्थान पर नियंत्रित ऑक्सीजन भट्टियों की स्थापना करना। ठीक है, ये जो खुली चूल्हा भट्टियां हैं इनको नियंत्रित करके, ठीक है, मान लीजिए कि जो खुली चूल्हा भट्टियां हैं इनके स्थान पर हम क्या कर दें, ऑक्सीजन की भट्टियां ला दें, ठीक है, या विद्युत की भट्टियां ला दें, तो इससे क्या होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, और धुआं है, ठीक है, जैसे कि आप लकड़ी से बनाएंगे, मतलब चूल्हा जलाते हैं तो धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है, कुछ गंधयुक्त तो धुआं निकलता है। ठीक है, उसको तो रोका जा सकता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मतलब खतरनाक गैस है, उसको रोका जा सकता है, धुएं को भी रोका जा सकता है, और गंधयुक्त तो जो मतलब जो जिस प्रकार के भी धुएं होते हैं उनको रोका जा सकता है। ठीक है, तो इससे वायु प्रदूषण से कुछ संदर्भ नहीं है। ठीक है, इसलिए गलत दूसरा वाला। पेट्रोलियम रिफाइनरियों में फ्लोटिंग रूफ कवर्स के साथ भंडारण टैंकों का उपयोग करना।
ये भी सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। 1 और 3। चलिए, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में शामिल चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा, देखिए, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है? ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये क्या है? तो इसमें क्या किया जाता है, जो पर्यावरणीय जो परियोजनाएं हैं ना, कोई भी परियोजना है, उस परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, उस पर्यावरणीय प्रभाव का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, कोई भी प्रस्तावित परियोजना है, उस परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, उस प्रभाव का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक है, और मनुष्य का स्वास्थ्य पर उसका क्या असर होगा। ठीक है, उसके सामाजिक आर्थिक लाभ क्या होंगे, सांस्कृतिक लाभ क्या होगा, मानव के स्वास्थ्य पर क्या असर होगा, इस प्रकार के कोई अन्य 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 कारक हैं, उनको इसमें ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, क्या क्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानव स्वास्थ्य से संबंधित क्या चीज़ें लाभदायक, क्या नुकसान हानिकारक हैं, इन दोनों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, रही इसके उद्देश्य की बात, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो परियोजना का नियोजन होता है, ठीक है, परियोजना अर्थात जब परियोजना के बारे में विचार किया जाता है उसी समय, ठीक है, परियोजना नियोजन, और जब उसका डिजाइन किया जाता है तो उसके शुरुआत में ही क्या कर लिया जाता है, पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन कर दिया जाता है, और भविष्य में उसके प्रतिकूल प्रभाव क्या है, अनुकूल प्रभाव क्या है, दोनों को बता दिया जाता है। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें कई चरण शामिल होते हैं। ठीक है, जिसमें जांच हो गया, विस्तार हो गया, आधार रेखा हो गया, प्रभाव हो गया, प्रभाव भविष्यवाणी, समन के उपाय, जन सुनवाई, निर्णय निर्माण, ये तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक पंक्ति बना लिया हूँ जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या पंक्ति है, तो जांच, विस्ताधार रेखा, भविष्योपाय सुनवाई, निर्णय प्रबंध निरीका, मूल्य संनिरूजो आकलन। ठीक है, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बना लिया हूँ, यदि आपको लिखना होगा तो सुन करके लिख लीजिएगा, अथवा यदि कमेंट करेंगे तो मैं आपको फिर से लिख करके सेंड कर दूँगा। चलिए, अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तो जांच, सबसे पहले जांच आता है, जांच, विस्तार, आधार रेखा, भविष्योपाय सुनवाई। ठीक है, तो जांच 3 नंबर में है, विस्तारण दूसरे में है, और भविष्य चौथे में है। ठीक है, तो और निर्णय जो है चौथे स्थान पर आ जाएगा। तो जांच 3, 2, 4, 1 सही। ठीक है, क्या सही हो जाएगा हमारा, 3, 2, 4, 1, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए, वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है उसे मूल अन्वेषक प्रजाति कहा जाता है। जल में प्राथमिक अनुक्रमण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां अन्वेषक प्रजाति की जाती है? ठीक है, चलिए, ये पारिस्थितिक अनुक्रमण की बात कर रहे हैं। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है? ठीक है, पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है, इसके बारे में यदि कहा जाए तो पारिस्थितिक अनुक्रमण जो है ना, एक प्रकार की यह प्रक्रिया क्या है, एक प्रकार की यह प्रक्रिया है जो जैविक समुदाय की संरचना, ठीक है, जैसे एक मरुस्थल हो गया, घास भूमि हो गई, वन हो गया, ठीक है, समुद्री पर्यावरण हो गया, ठीक है, मरुस्थलीय पर्यावरण हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करता है,
बताता है कि ये कैसे परिवर्तित होता है, अर्थात जो जैविक समुदाय है उस समुदाय की जो संरचना है, बनावट है, वह कैसे बदलती है, ये इसको बताता है। ठीक है। और ये जो पारिस्थितिक अनुक्रमण है, वह पारिस्थितिक अनुक्रमण 2 प्रकार का होता है। ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है। कौन कौन? एक तो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है, दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन। प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीय अनुक्रमण। ठीक है। कितने प्रकार के अनुक्रमण हैं? 2 प्रकार के अनुक्रमण हैं, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीय अनुक्रमण। तो जो प्राथमिक अनुक्रमण है वो कहाँ पर होता है? ठीक है। तो प्राथमिक अनुक्रमण की यदि बात करें तो ये जो नए पर्यावास हैं, ठीक है, नए पर्यावास, ठीक है, ये नए पर्यावास में होते हैं या फिर निर्जीव क्षेत्र में। ठीक है। निर्जीव का अभिप्राय क्या है? जहाँ पर कोई भी जीव ना रहता हो। ठीक है। जहाँ पर कोई भी जीव न रहता हो। और देखिए, नए पर्यावास मतलब एकदम नया होना चाहिए, वहाँ पर कभी मतलब पहले से भी कोई जीव न रह रहा हो। ठीक है। वहाँ पर क्या होता है? प्राथमिक अनुक्रमण होता है। ये पूछ सकता है, बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं। ठीक है। और इन्हीं को यूपीएससी खोजता है। तो याद रखिए कि ये नए पर्यावास में या निर्जीव क्षेत्र में ये क्या हो सकता है? प्राथमिक अनुक्रमण होता है। इतनी बात याद रखिए। द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है? द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है? तो द्वितीयक अनुक्रमण जो है वह पहले से विद्यमान जो जीव हैं, ठीक है, या जैविक समुदाय है, वो जब लुप्त हो जाते हैं। ठीक है। पहले से विद्यमान कुछ जीव हैं, वो जीव जब लुप्त हो जाते हैं, उनके लुप्त हो जाने के बाद ये क्या होता है? यह प्रक्रिया आरंभ होती है। याद रखिए। तो प्राथमिक अनुक्रमण जो है वह तो भैया पहले से विद्यमान किसी जैविक समुदाय से प्रभावित नहीं होना चाहिए, एकदम नया पर्यावास होना चाहिए, निर्जीव क्षेत्र होना चाहिए। किंतु जो द्वितीयक अनुक्रमण है वह पहले से विद्यमान किसी जैविक समुदाय के लुप्त हो जाने के बाद क्या होता है? यह प्रारंभ होती है। याद रखिए, 2 बातें मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखिए प्राथमिक अनुक्रमण, अब इसका मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ। ठीक है। जैसे मान लीजिए चट्टानें हैं, ठीक है, उन पर प्राथमिक अनुक्रमण कैसे होता है। ठीक है। चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण कैसे होता है? तो देखिए, चट्टान है, चट्टान के ऊपर एक लाइकेन जम जाता है। ठीक है। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन जड़ से रहित एक पादप है। क्या है? इसमें जड़ नहीं होता है। ठीक है। सामान्यतः सभी पौधों में जड़ पाई जाती है, किंतु लाइकेन में जड़ नहीं होता है। तो लाइकेन क्या करती है? इन चट्टानों में जम जाती है। और आप देखे होंगे, निश्चित ही आप लाइकेन को देखे होंगे। ठीक है। यदि नहीं देखे होंगे तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, और इसके बारे में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है। तो जो लाइकेन है वह जड़ से रहित एक वृक्ष है, और ये क्या करता है? चट्टानों पर जम जाता है। और चट्टानों पर जम जाता है ये, तो ये क्या करता है? ये अम्ल का स्राव करता है। क्या करता है? अम्ल का स्राव करता है। मान लीजिए ये हो गई चट्टान। ठीक है। इस चट्टान पर ये ऐसे जम गया, इसने क्या किया? अम्ल का स्राव करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अम्ल का स्राव किया, तो अम्ल के स्राव से चट्टान क्या हो गई? पिघल गई। ठीक है। पिघल गई और धीरे धीरे इसका अपरदन होने लगा। ठीक है। अपरदन मतलब थोड़ा थोड़ा सा टूट टूट करके गिरने लगा, और इसी से क्या होने लगा? मिट्टी बनने लगी। ठीक है। और मिट्टी जब बनने लगी तो एक ब्रायोफाइट नाम के पौधे होते हैं। ठीक है। क्या नाम होता है? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स नाम के पौधे होते हैं। ये पौधे क्या करते हैं? उग जाते हैं इसमें। ठीक है। छोटे छोटे इसमें पौधे उग जाते हैं। मान लीजिए मिट्टी है, इसी मिट्टी में छोटे छोटे पौधे उगने लगे, और जब ये उगते हैं तो आगे चल करके इन्हें हटा करके, ठीक है, बड़े बड़े पौधे उगना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? बड़े बड़े पौधे यहाँ से उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है। और आगे चल करके वन समुदाय बन जाता है। क्या बन जाता है? वन समुदाय।
ठीक है, याद रखिए। अब ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर अनुक्रमण पढ़ रहे हैं तो मैं से सिर्फ अनुक्रमण से ही प्रश्न पूछा जाएगा ना, ऐसा नहीं। आपसे लाइकेन से भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, ब्रायोफाइट से भी प्रश्न पूछ सकता है। ब्रायोफाइट क्या है? तो ब्रायोफाइट एकदम अत्यंत छोटे पौधे हैं। क्या हैं? अत्यंत छोटे पौधे हैं। ये क्या करते हैं? मिट्टी की बहुत कम मात्रा में भी रह सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत कम मिट्टी रहती है तभी ये उत्पन्न हो, मतलब इनकी उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत कम मिट्टी में भी ये क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। और इनको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ये तो पहली बात, बहुत कम मिट्टी में उगते हैं और बहुत छोटे होते हैं। ये दो बातें याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया प्राथमिक अनुक्रमण। अब हाँ, और दूसरा क्या है? इसी प्रकार जल में देख लीजिए। जल के प्राथमिक अनुक्रमण की बात की जाए तो यहाँ पर जो मूल अन्वेषक होते हैं वो लघु पादप प्लवक होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पादप होते हैं। चलिए, ये बात होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है उसे मूल अन्वेषक प्रजाति कहा जाता है। जल में प्राथमिक अनुक्रमण निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अन्वेषक प्रजाति या प्रजातियों की तरह कार्य करती है? ठीक है, तो इसमें देखिए, जो लघु पादप प्लवक है ना, ये लघु पादप प्लवक ही क्या करते हैं? मूल अन्वेषक प्रजाति होते हैं यहाँ पर, ठीक है। मूल अन्वेषक प्रजाति मतलब जो सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जल में जब प्राथमिक अनुक्रमण होता है तो सबसे पहले लघु पादप प्लवक आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन केवल एक ही सही रहेगा। यदि कोई भी शंका आपके मन में होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपके शंका का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो पहली बात तो एक क्वेश्चन पेपर 2022 का है, ठीक है। और उस समय याक के संदर्भ, जो याक है ना, उनसे संबंधित कुछ करंट अफेयर आया था। तो लेकिन याद रखिए, हम करंट अफेयर को दृष्टि में रखते हुए ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अपितु याक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो याक क्या है? याक के बारे में यदि बात की जाए तो यह भारत में पाए जाते हैं, भारत में भी पाए जाते हैं। वैसे तो कई जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अपने हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में हिमालय में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये तिब्बत में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, ये बहुत ठंडी जगहों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है, उन ठंडी जगहों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक अपने यहाँ भाई बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, हिमालय पर आप जानते ही हैं। तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार अन्य जो ठंड इलाके होंगे वहाँ पर भी पाए जाएंगे। जैसे एक तो हिमालय तो है ही, प्रमाण रूप में आपने देख लिया। इसी प्रकार तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार भी क्या है? ठंडा क्षेत्र है, ठंडे क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उत्तरी जो म्यांमार है, ऊपरी, वो भी हिमालय से संबंध है इसलिए ठंडा है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। एक सिचुआन है, चीन भी वहाँ पर, सिचुआन शायद ठंडा ही होगा इसलिए वहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये गर्मी में रह ही नहीं सकते। 23 डिग्री से अधिक तापमान इनके द्वारा सहन ही नहीं होता, ठीक है। और ये मंगोलिया में भी पाए जाते हैं, साइबेरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बस इतना, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए, इनकी बात यदि की जाए तो अपने देश में इनकी संख्या जो है ना, इनकी संख्या जब 20वीं पशुधन गणना की गई थी उसके अनुसार 2012 में, ठीक है, 2012 में इनकी संख्या लगभग 80,000 थी, ठीक है। कितनी थी? 80,000 थी। अब कितना बचा है? तो इसमें से 58,000 इनकी संख्या रह गई है। अब तो हमें लगता है और घट गई होगी, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, तो याद रखिए। बस इतना ही इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। अगर और जानना चाहें तो जान सकते हैं।
ये जो याक होते हैं वे अत्यंत कम तापमान में रहते हैं, ठीक है। -40 डिग्री तक भी जीवित रह सकते हैं। कहाँ तक जीवित रह सकते हैं? -40 डिग्री तक, ठीक है। -40 डिग्री तक ये जीवित रह सकते हैं, ठीक है। किंतु यदि तापमान जो है ना वो 13 डिग्री से यदि अधिक हो जाए तो इनको बहुत कठिनाई होती है जीवन जीने में, ठीक है। और जो याक होते हैं ये 400 से 500 केजी तक हो सकते हैं, ठीक है। इनमें जो है वो जो नर है ना वो बड़े होते हैं, मतलब नर और मादाओं में यदि आप पूछें कि बड़े कौन होते हैं तो नर इसमें बड़े होते हैं, विशालकाय होते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विगत दशक में भारत में इसकी समष्टि में वृद्धि हुई है। गलत। यह -40 डिग्री जितने कम तापमान पर भी जीवित रह सकता है। यह -40 डिग्री जितने कम तापमान पर जीवित रह सकता है, एकदम सही बात है, ठीक है। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। वयस्क याक का वजन 5 टन तक हो सकता है। याक भारत के लिए स्थानिक होते हैं, ठीक है। यही बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं। पारिस्थितिक के अरे सॉरी छः हो गया। पारिस्थितिकी के संदर्भ में एंटीबायोसिस से संदर्भ से तात्पर्य है, ठीक है। एंटीबायोसिस क्या है, ठीक है। अभी अभी आपने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था, यदि आप नोट कर रहे हैं ना तो उसको नोट तो आपने किया ही है, उसी से संबंधित ये भी प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 चीज़ें बताई जाएंगी। क्या क्या बताई जाएंगी? मतलब 4 चीज़ें बताई गई हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा। एक तो एंटीबायोसिस बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ये जो एंटीबायोसिस लिखा हुआ है, ठीक है, एंटीबायोसिस एक हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा मैं आपको बताऊंगा इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है, स्पर्धा। इंट्रा स्पेसिफिक स्पर्धा। दूसरा क्या बताऊंगा? दूसरा मैं आपको बताऊंगा परभक्षण। परभक्षण मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी बता दूंगा, ठीक है। और चौथा इसमें दोहन बताऊंगा। दोहन क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लोटेशन क्या होता है ये बताऊंगा। देखिए एंटीबायोसिस क्या है। एंटीबायोसिस की यदि बात की जाए तो एंटीबायोसिस जो है ना ये भी एक प्रकार की नकारात्मक संबंध है ये, ठीक है। कैसा संबंध है? नकारात्मक संबंध है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो जीवों के मध्य भाई कोई संबंध हो सकता है, तो इसमें एक जीव जो है वो क्या करता है, हानिकारक स्राव उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या करता है? हानिकारक तत्वों को उत्पन्न करता है। और इसमें किसी भी समष्टि को कोई भी लाभ नहीं होता है, ठीक है। न तो हानिकारक तत्व उत्पन्न करने वाले को ही कोई लाभ होता है, और ना ही उससे जो क्या होता है प्रभावित होता है उसको भी कोई लाभ नहीं होता है, ठीक है। देखिए कैसे नहीं होता है। तो एक तालाब है मान लीजिए, ठीक है। तालाब में एक शैवाल होता है जिसका नाम रहता है नीलहरित शैवाल। क्या रहता है नाम? नीलहरित शैवाल। वह नीलहरित शैवाल क्या करता है, विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न करता है, ठीक है। विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इस तालाब में विद्यमान जो मछलियाँ होती है उन मछलियों की मृत्यु हो जाती है। मछलियों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब आप ही सोचिए इसमें शैवाल को कोई लाभ हुआ क्या इससे? शैवाल ने यदि विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न किया तो इससे कोई लाभ हुआ? इसको नहीं हुआ। मछलियाँ भी मर गई, मछलियों को कोई लाभ हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या है? नकारात्मक संबंध है। इसमें एक जीव ने अर्थात शैवाल ने हानिकारक स्राव उत्पन्न किया और इससे दूसरा क्या हो प्रभावित हुआ, इसमें किसी को लाभ भी नहीं हुआ। ये क्या है? एंटीबायोसिस है। और दूसरे की बात की जाए, इसी प्रकार समुद्र में भी होता है। रेड टाइड नाम के कुछ रोगाणु होते हैं
वे भी मछलियों के लिए क्या होता है, हानिकारक होते हैं। और आगे देखें, इंट्रा स्पेसिफिक स्पर्धा IS क्या है, ठीक है। तो इंट्रा स्पेसिफिक भी क्या है, दो प्रजातियों के बीच की स्पर्धा है, याद रखिए। इंट्रा स्पेसिफिक स्पर्धा क्या है, दो प्रजातियों के मध्य विद्यमान एक प्रकार की स्पर्धा है, ठीक है। परभक्षण, परभक्षण क्या है, तो ये तो मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ पर एक प्रजाति क्या करती है, दूसरे प्रजाति को खाने के लिए मार देती है, ठीक है। दोहन क्या है, तो दोहन एक्सप्लोटेशन जो है, इसमें एक जीव दूसरे जीव के प्रत्यक्ष उपयोग से लाभान्वित होता है, ठीक है, याद रखिए। इसमें एक जीव क्या होता है, दूसरे जीव के प्रत्यक्ष उपयोग से लाभान्वित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में एंटीबायोसिस से तात्पर्य है, ठीक है, एक ही प्रजातियों के बीच की स्पर्धा है, तो इंट्रा स्पेसिफिक स्पर्धा हो गई, मैं आपको बताया हूँ। दो प्रजातियों के मध्य साहचर्य, जहाँ एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को खाने के लिए मार देती है, तो परभक्षण हो गया, ठीक है। एक संबंध जिसमें एक जीव दूसरे के प्रत्यक्ष उपयोग से लाभान्वित होता है, ये तो दोहन होगा, एक्सप्लोटेशन। और तीसरा, एक जीव द्वारा उत्पन्न स्राव जो दूसरे के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। यही क्या है, सही आंसर है डी ऑप्शन। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्क्रबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, स्क्रबर, ठीक है। चलिए स्क्रबर के बारे में बताते हैं। पहले स्क्रबर जो होता है वह एक प्रकार का उपकरण है, ठीक है, क्या है, एक प्रकार का उपकरण है। स्क्रबर क्या है, उपकरण है, ठीक है। ये क्या करता है, जब प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, ठीक है, जब प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, इनका उत्सर्जन होता है, तो इनको पकड़ने के लिए, ठीक है, ये जल के फुहारे का उपयोग करता है, ठीक है, किसका, जल के फुहारे का उपयोग करता है, ठीक है, याद रखिए। यहाँ जल के फुहारे का उपयोग करता है कब, जो प्रदूषक उत्सर्जित हुए हैं उनको पकड़ने के लिए, ठीक है, उनको नियंत्रित करने के लिए जल के फुहारे का उपयोग करता है, कौन, स्क्रबर, ठीक है। और जो सूखा, एक कोई सूखा स्क्रबर है ना, मान लीजिए जल के फुहारे का उपयोग नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, तो वह जो अम्लीय गैस होते हैं, उन अम्लीय गैस के निलंबन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, अम्लीय गैसों के निलंबन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो जब अम्लीय गैस का निलंबन किया जाता है उस समय क्या होता है, जो गर्म निकास कक्ष होता है उसमें गीले चूने के पाउडर को छिड़क दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो स्क्रबर है वो छिड़का हुआ जो चूना है उसका उपयोग क्या कर लेता है, गैसों को निष्क्रिय करने के लिए कर लेता है, ठीक है। वैसे भी जो चूना है ना, वो चूना क्या करता है, अम्ल को नष्ट कर देता है। अम्ल को यदि नष्ट करना है ना, तो कभी चूने का उपयोग कीजिएगा। चलिए, ये स्क्रबर हो गया। इसके अतिरिक्त और दो चार चीज़ें हैं जिसको नोट कर लीजिए, ठीक है, प्रसंगवशात। क्या है, एक फिल्टर नाम की चीज़ होती है, क्या होती है, फिल्टर नाम की चीज़ होती है। फिल्टर क्या है, ठीक है, तो फिल्टर जो आपके यहाँ पानी वाला लगा रहता है ना, वो फिल्टर, उस फिल्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर देते हुए यदि फिल्टर पूछ लिया जाए तो अपने फिल्टर को ही याद रखिएगा, तब आप इसका आंसर सही से दे पाएंगे, ठीक है। जैसे फिल्टर आपका क्या करता है, पानी को स्वच्छ बनाता है, उसमें आप पानी को डालते हैं और पानी के अंदर से जो भी कचरा होता है, जो भी अपशिष्ट होते हैं, उनको निकाल देता है, ठीक है, पतली नली के द्वारा। उसी प्रकार जो फिल्टर होता है ये क्या करता है, जो ऊर्जा संयंत्र होते हैं उनमें जो गैस होता है, ठीक है, उन गैसों से जो निकलने वाले कण होते हैं, ठीक है, इन कणों को क्या कर देता है, अलग कर देता है, ठीक है। अर्थात जो विद्युत ऊर्जा संयंत्र हैं उनसे जब धुआं निकला, ठीक है, तो धुआं जो है ऊपर एक कपड़े की थैली लगी रहती है। मान लीजिए कि ये क्या हो गया, ऊर्जा संयंत्र हो गया,
और ये हो गई कपड़े की थैली। अब यहाँ से मान लीजिए धुआं ऐसे 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 निकला, ठीक है, यहाँ गया और अब जा करके यहाँ पहुँचा ना, तो यहाँ पर धीरे धीरे छोटे छोटे कण इसी में क्या होंगे, फंसते चले जाएंगे और धुआं ऊपर से निकल जाएगा। अब कण यहाँ पर सारे फंस गए, ठीक है, और अच्छा जो धुआं था वो निकल गया। तो जो अपशिष्ट थे, जो प्रदूषक थे, यहीं पर फंस गए ना, तो फिल्टर ने क्या कर दिया, इसको भी फिल्टर कर दिया। याद रखिए इसी प्रकार से जो विद्युत ऊर्जा संयंत्र है उनमें जो गैस, उस गैसों से निलंबित होने वाले जो कण हैं, उन कणों को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। धुआं कपड़े की थैलियों की एक श्रृंखला से होकर गुजरता है, इसमें निलंबित कण फंस जाते हैं। बात समझ में आ गया? ये दो बातें हो गई, ठीक। तो एक तो मैंने आपको स्क्रबर के बारे में बताया, दूसरा फिल्टर के बारे में बताया, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा एक गुरुत्वाकर्षण निपटान कक्ष होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण निपटान कक्ष होता है, ठीक है। ये कक्ष मान लीजिए इस प्रकार का कक्ष है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरफ से प्रदूषित गैस प्रवाह प्रवेश करती है, ठीक है। मान लीजिए ये प्रदूषित गैस है, अथवा ऐसा मान लीजिए, सॉरी, ये प्रदूषित गैस हो गई, ठीक है। ये पहले वाला ही मान लीजिए प्रदूषित गैस है, ये धीरे 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 इधर से प्रवेश की, ठीक है। अब जब प्रवेश की तो अब भाई इसको यहाँ से निकलना है, ये निकलने का रास्ता है मान लीजिए, ठीक है। तो ये रास्ते में जब जा रही थी ऐसे ऐसे, तो क्या कर दिया गया, यहाँ पर गैस के प्रवाह को कम कर दिया गया, ठीक है। गैस के प्रवाह को कम कर दिया गया, और गैस का प्रवाह जब कम हो गया तो उस समय इसमें जो कण थे, ठीक है, प्रदूषित कण थे, उन कणों को गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से क्या कर लिया गया, खींच लिया गया। नीचे गुरुत्वाकर्षण है और इस गुरुत्वाकर्षण ने इन गैसों से कणों को धीरे धीरे ऐसे 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 खींच लिया, ठीक है। तो सारे प्रदूषित कण कहाँ आ गए, प्रदूषित कण जितने थे वो आकर इस कक्ष में रहे, और जो साफ धुआं था वो बेचारा ऐसे ही निकल गया, सॉरी, तो क्या हुआ, ऐसे सीधे सीधे इधर निकल गया, अब पहुंच करके साफ धुआं बन गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ जानी चाहिए अब तो इसके बारे में यदि कहा जाए तो ये इसमें एक तरफ से प्रदूषित गैस प्रवाह प्रवेश करती है और गुरुत्वाकर्षण द्वारा कणों को आराम से नीचे बैठने हेतु समय देने के लिए गैस प्रवाह के क्षैतिज वेग को अत्यंत निम्न स्तर पर रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, वैद्युत अवक्षेपित, ठीक है। ये क्या करता है, कई रसायन होते हैं, कई केमिकल होते हैं, उन केमिकलों को हटा करके प्रदूषण को नियंत्रित करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ है, उसका दहन हो गया, ठीक है, उसके पश्चात जो धुआं उठा उन धुओं से ही क्या करता है, कणों को हटा लेता है। बस इतना ही जानिए, आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्क्रबर के संदर्भ में से कौन कथन सही है। स्क्रबर के बारे में आपको उत्तर देना है, ठीक है। देख लीजिए स्क्रबर के बारे में चर्चा कहाँ की गई। यह विद्युत ऊर्जा संयंत्रों में गैसों से निलंबित कणों को अलग करता है, ठीक है। यह विद्युत ऊर्जा संयंत्रों में गैसों से निलंबित कणों को अलग करता है। ये तो हो गई स्क्रबर वाली बात, सॉरी स्क्रबर की नहीं, ये फिल्टर वाली बात हो गई, ठीक है। दूसरा, यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण नीचे बैठने के लिए प्रदूषकों को एक गैस में स्थिरण की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण निपटान वाला कक्ष की बात हो गई। यह उत्सर्जन के दौरान प्रदूषकों को ग्रहण करने के लिए जल फुहारे का उपयोग करता है, ठीक है। यही ऑप्शन हमारा सही है। और लास्ट वाला जो है ना, ये लास्ट वाला जो है वो विद्युत अवक्षेपित की बात की गई है यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन सही होना चाहिए। 7वें का कौन सा सही है? 8वें का सी ऑप्शन सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं हैं, ठीक है। चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र, चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए ये चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र हैं, ये पृथ्वी के 19% भाग को लगभग आच्छादित करते हैं। कितने प्रतिशत भाग को?
19% भाग को लगभग आच्छादित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर घास की बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर वृक्ष रहित जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है। ठीक है, 19% पृथ्वी के 19% भाग को आच्छादित करता है। यहाँ पर वृक्ष से रहित जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं और यहाँ पर घासों की बहुत सारी विविधता पाई जाती है। ठीक है, इनकी विशेषताओं की यदि बात की जाए तो देखिए यहाँ पर वर्षा कितनी होती है। ठीक है, वर्षा की यदि बात की जाए तो 25 से 75 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, और ये जो वर्षा है ना, ये रेगिस्तान की तुलना में अधिक है। अर्थात पहली बात तो यहाँ वन नहीं हो सकता। ठीक है, वन के लिए बहुत कम वर्षा है। ठीक है, वन यहाँ पर नहीं हो सकता है, किंतु जो रेगिस्तान है उसकी अपेक्षा ये क्या है, अधिक है। ठीक है, ये सामान्यतया समशीतोष्ण जो जलवायु है वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और जो चारागाह हैं इनमें घास, भाई चारागाह मतलब क्या होता है, घास, तो यहाँ पर घासों की विविधता होगी। ठीक है, और यहाँ पर यदि चारा है तो यहाँ पर चारा खाने वाले भी आएंगे। ठीक है, इसलिए पशुओं की भी विविधता होगी। ठीक है, और मिट्टी यहाँ पर हर जगह पाई जाएगी भाई, साधारण बात है। लेकिन यहाँ पर जो चारा है वह केवल अल्पकालिक आर्द्र मौसम में ही उपलब्ध रहता है। ठीक है, और ये लाखों पशुओं के क्या करते हैं, लाखों पशुओं की चराई के स्थान है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी चारागाह पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन सी हैं। चारागाहों में पशुओं की एक समृद्ध विविधता होती है। चारागाहों में पशुओं की एक समृद्ध विविधता होती है, एकदम सही बात है। वृक्षों की वृद्धि के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां नहीं होती हैं, सही बात है। पतला पाटजल चारागाहों की मृदा की विशेषता है, ये भी गलत है। जो पतला पाटजल होता है ना, वह बोरियल वनों में अर्थात टैगा वनों में पाया जाता है। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है, मैं उसमें बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारा केवल एक ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी क्षेत्र की जल संचयन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल संचयन क्षमता क्या होती है। ठीक है, देखिए दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो होती है वर्षा जल निधि। ठीक है, क्या होती है, वर्षा जल निधि। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा क्या होता है, जल संचयन क्षमता। दो बातें होती हैं, एक तो वर्षा जल निधि होता है और एक जल संचयन क्षमता। तो वर्षा जल निधि क्या होती है और जल संचयन क्षमता क्या होती है, इन दोनों बातों को मैं आपको बता दूँ। ठीक है, देखिए वर्षा जल निधि जो होती है ना, वह मान लीजिए आपके क्षेत्र में, मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपका खेत है। ठीक है, इस खेत में जो जितनी भी वर्षा हुई उसी वर्षा को, मतलब समग्र वर्षा को क्या कहते हैं, वर्षा जल निधि कहते हैं। ये खेत की बात छोड़ दीजिए, आपका क्षेत्र, आपका गांव जितना भी है, इसमें जितनी भी वर्षा हुई है उसे क्या कहते हैं, वर्षा जल निधि कहते हैं। अर्थात कुल वर्षा को क्या कहते हैं, वर्षा जल निधि कहते हैं। बस निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। उस निश्चित क्षेत्र में जो हुई कुल वर्षा की कुल मात्रा है उसी को वर्षा जल निधि कहते हैं। अब ये जो वर्षा हुई है, ठीक है, उस वर्षा में से आप जितने जल को क्या कर लें, संग्रहित कर लें, संचित कर लें, बचा लें। ठीक है, अच्छे ढंग से, उसी को जल संचयन क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल संचयन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र में वर्षा के रूप में प्राप्त जो जल की कुल मात्रा होती है, उस जल की कुल मात्रा को उस क्षेत्र की वर्षा जल निधि कहते हैं। ठीक है, तो जल निधि वाली बात हो गई। दूसरा, और जो वर्षा जल निधि है
उस वर्षा जल निधि में से जितने पानी को आप ढंग से बचा लेते हैं वही जल संचयन क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दो प्रकार की अब प्रश्न दो बातें और बताता हूँ। एक तो देखिए, एक तो पक्की सतह होती है, पक्की, ठीक है, और दूसरी कच्ची सतह होती है। ठीक है, पक्की सतह क्या है? तो पक्की सतह वही होता है जो आपके घर में फर्श बनी हुई है। ठीक है, उसी फर्श को ही क्या कहते हैं? उसी फर्श को ही पक्की सतह कहते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए डामर हो गया, कंक्रीट हो गया, और इसी प्रकार की जो अन्य सामग्रियाँ हैं उनसे निर्मित जो होती है वो पक्की सतह कहलाती है। कच्ची सतह क्या है? कच्ची सतह जो है वही सीधा मिट्टी ही ले लीजिए। ठीक है, पृथ्वी जो है कच्ची सतह ही है। अब प्रश्न होगा कि भाई दोनों में से हम अधिक जल किस में संग्रहित कर सकते हैं? मान लीजिए कोई घर है, उस घर में हम अच्छे से पक्की सतह बना ले और दूसरी ओर कच्ची सतह है, दोनों में हम जल कहाँ पर अधिक संग्रहित कर पाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि जो कच्ची सतह होती है ना, इस कच्ची सतह में जल को धारण करने की, ठीक है, जल को रोक पाने की क्षमता अधिक होती है। ये प्राकृतिक है। ठीक है, अतः ये जो कच्ची सतह है इनका जल संग्रहण क्षमता क्या होगा? बेहतर होगा। बात समझ में आ गई? आगे चलकर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी क्षेत्र की जल संचयन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी क्षेत्र में वर्षा के रूप में प्राप्त जल की कुल मात्रा को जल संचयन क्षमता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र में वर्षा के रूप में प्राप्त जल की कुल मात्रा को नहीं भैया, हम जितनी मात्रा को संग्रहित कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, उसी को जल संचयन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, जो कुल वर्षा के रूप में कुल प्राप्त जल है उसे वर्षा जल निधि कहते हैं, किंतु जिनको हम संग्रहित कर सकते हैं उन्हें वर्षा जल क्षमता कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन ए वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। दूसरा, पक्की सतहों की तुलना में कच्ची सतहों में जल संचयन की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, ये गलत बात है। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो पक्की सतहें हैं उन पर पक्की सतहों की अपेक्षा जो कच्ची सतहें हैं उनमें वर्षा जल को संग्रहित करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।